टाइप करके ना। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे, आज नया चैप्टर पढ़ना है। आप तो जरा कम करो तो। आज नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़िएगा? आ जाओ आ जाओ। क्या पढ़िएगा? क्या बोले थे पढ़ने के लिए? एडवर्ब। आज हम लोग एडवर्ब की बात करें। और कम करो, ज्यादा ज्यादा है। एडवर्ब की बात करेंगे हम लोग, एडवर्ब। चलो रहने दो, ठीक है। ज्यादा कम हो गया क्या? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एडवर्ब की बात कर रहे हैं। एडवर्ब किसको कहते हैं? जो तीन चीजों की विशेषता बताए। एडवर्ब जो विशेषता बताएगा वो तीन चीजों की विशेषता बताएगा। एडवर्ब विशेषता बताएगा वर्ब का, एडवर्ब विशेषता बताएगा स्वयं एडवर्ब का, और एडवर्ब विशेषता बताएगा एडजेक्टिव का। ये तीन चीजों की विशेषता बताता है। तो लिखिए, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब एडजेक्टिव एवं स्वयं एडवर्ब की विशेषता बताता है। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब एडजेक्टिव एवं स्वयं एडवर्ब की विशेषता बताता है। किसकी किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, और एडवर्ब स्वयं एडवर्ब की भी विशेषता बताएगा। हम तीन एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, देखना। एक सेंटेंस हमारा, ही रन्स फास्ट। क्या लिखा हुआ है? ही रन्स फास्ट। यहां पर फास्ट किसकी विशेषता बताया? रन की। यानी रन क्या, फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब। किसकी विशेषता बताया? रन यानी वर्ब की विशेषता बताया। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एडवर्ब। तो फास्ट हो गया एडवर्ब, ये बताया वर्ब की विशेषता। अगला देखिएगा, ही रन्स वेरी फास्ट। ही रन्स वेरी फास्ट किसकी विशेषता बताया? फास्ट क्या है? एडवर्ब। वेरी क्या है? ये भी हो गया एडवर्ब। वेरी भी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। किसकी विशेषता बताया वो? तो एडवर्ब स्वयं एडवर्ब की विशेषता बताया। दौड़ कैसे रहा था? तेज। अब कहता है वेरी फास्ट, तो और तेज हो गया। इसलिए वेरी भी क्या हो गया? एडवर्ब। और फास्ट तो एडवर्ब था ही। तो एडवर्ब एडवर्ब की भी विशेषता बताया। और एक कहता है एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। एक एग्जांपल और लिख लीजिए, ही इज ए वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ही इज ए वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब जरा देख लीजिए, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या हो गया? नाउन। इंटेलिजेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव।
और वेरी क्या हो गया? एडवर्ब। तो बात को समझिएगा, नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या हो गया, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला क्या हो गया। तो आप समझ लीजिए इस तरीके से, ऐसे समझ लीजिए, इसकी ये विशेषता बताया और इसकी विशेषता ये बताया, है ना। तो जो जिसकी, या उल्टा तरीके से देखिए, उल्टा तरीके से समझिए इसको, हम ऐसे समझते हैं, ये एडवर्ब है इसलिए एडजेक्टिव की विशेषता बताया, और ये एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताया, ठीक है। तो एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले को भी एडवर्ब ही कहेंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत है? नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं, अब हम उस बात पे बढ़ते हैं जहां हम अलग अलग प्रकार के एडवर्ब के यूजेज की बात करते हैं। तो आप हेडिंग बना लीजिए, ऊपर में लिखेगा यूजेज ऑफ एडवर्ब्स, नोट कीजिए। लिखिए यूजेज ऑफ एडवर्ब्स। यूजेज ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब का प्रयोग, यूजेज ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब का प्रयोग देखिए। सबसे पहला वेरी, और एक एडवर्ब है TOO, इन दोनों के बीच का हम अंतर बताते हैं। देखिए वेरी और टू के बीच का क्या अंतर है। वेरी का मतलब क्या होता है? बहुत। प्रधान जी, इसका प्रयोग मालूम है कब करना है? लिखो, इसका प्रयोग प्लीजेंट और अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, इसका प्रयोग प्लीजेंट और अनप्लीजेंट एडजेक्टिव दोनों के साथ करते हैं। इसका प्रयोग प्लीजेंट और अनप्लीजेंट एडजेक्टिव दोनों के साथ करते हैं। और TOO का मतलब समझिए, TOO का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक। इसका प्रयोग इसका प्रयोग केवल अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ करते हैं। दोनों बात को नोट कीजिए, फिर हम समझाते हैं कि प्लीजेंट क्या है और अनप्लीजेंट क्या है, ये हम आपको समझाते हैं।
नोट कर लिए? देखिए अब सबके बीच का जरा मतलब समझिए। दो शब्द आया, प्लीजेंट और अनप्लीजेंट। क्या समझते हैं अंतर दोनों के बीच का? प्लीजेंट और अनप्लीजेंट का मतलब क्या समझते हैं? जैसे मान लो किसी व्यक्ति के बारे में अगर कहा जाए गुड, तो ये एडजेक्टिव कैसा होगा? प्लीजेंट क्या अनप्लीजेंट? ये होगा प्लीजेंट। जो अच्छा लगे, जो किसी को खुश करने के लिए प्रयोग किया गया हो, जिसको सुनकर आपको अच्छा लगे, इसको कहेंगे प्लीजेंट। और जिसके सुनकर अच्छा ना लगे उसको कहेंगे अनप्लीजेंट। यानी गुड कैसा एडजेक्टिव है और बैड कैसा एडजेक्टिव है? अनप्लीजेंट। बात समझ में आ रही है? तो वेरी का प्रयोग क्या कहता है? वेरी का प्रयोग दोनों के लिए करेंगे, प्लीजेंट और अनप्लीजेंट दोनों के साथ। यानी वेरी के साथ आप गुड भी बोल सकते हैं, वेरी के साथ बैड भी बोल सकते हैं। ठीक है? लेकिन ये TOO का प्रयोग आवश्यकता से अधिक, जरूरत से ज्यादा, और इसका प्रयोग केवल अनप्लीजेंट के लिए करते हैं। यानी आप टू गुड का प्रयोग नहीं कर सकते, टू बैड का प्रयोग करेंगे। आ रही बात समझ में? TOO का प्रयोग किसके लिए करेंगे? अनप्लीजेंट के लिए। आवाज है जी वहां से जा रहा है ना? अनप्लीजेंट के रूप में करेंगे। तो अनप्लीजेंट का मतलब ही है जो अच्छा ना लगे उसको अनप्लीजेंट कहेंगे। मान लो आपको लिए कहा जाए बैड, अच्छा लगा नहीं, इसको कहेंगे अनप्लीजेंट। और इसके साथ TOO का प्रयोग करेंगे और वेरी का प्रयोग सबके लिए करेंगे। लेकिन आप TOO का प्रयोग प्लीजेंट सेंस में नहीं करेंगे, यानी टू गुड का प्रयोग नहीं करेंगे, टू बैड का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आई? अब देखो जरा एग्जाम्पल ले लो। He is a very good student. He is a very good student. He is a very good student. सही है कि गलत है? सही है, क्योंकि प्लीजेंट है तो आप इसका प्रयोग तो कर ही सकते हैं। और अगर हम कहें he is a very dull student, बोलो सही कि गलत? ये भी सही है, ये भी सही है आपका, क्योंकि वेरी का प्रयोग तो हम दोनों के लिए करेंगे, प्लीजेंट और अनप्लीजेंट दोनों सेंस में करेंगे। He is too intelligent. सही है? गलत होगा। He is too intelligent गलत होगा। क्या कहना पड़ेगा? हाँ, इज वेरी इंटेलिजेंट कहिए, क्योंकि ये प्लीजेंट है, इसलिए आपको कहना पड़ेगा ही इज वेरी इंटेलिजेंट। आप टू का प्रयोग इसके साथ नहीं करेंगे, ही इज वेरी इंटेलिजेंट का आप प्रयोग करेंगे। टू इंटेलिजेंट का प्रयोग आपको नहीं करना है, वेरी इंटेलिजेंट का प्रयोग आप कर सकते हैं। एक और संडे देखिए। बोलो सही कि गलत? इज टू वीक टू वॉक, क्या अर्थ है? सही है। वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता है ना? वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता है। तो यहाँ TOO का प्रयोग करेंगे आप। क्यों करेंगे? क्योंकि वीक होना
अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है। ये बात प्लीजेंट नहीं है कि कोई कमजोर होना अच्छा बात है, तो इसलिए आप TWO2 का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ। और इसी का अर्थ ऐसा है, अगर आप TWO2 की जगह पर सो लगा दीजिएगा, सो वीक, तो आगे लिखना पड़ेगा आपको दैट। देखो मीनिंग कैसा हो जाएगा, दैट ही कैन नॉट, आगे हो जाएगा वॉक। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वह इतना कमजोर है कि वह चल भी नहीं सकता है। क्या जी, वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता है। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन TWO2 लिखिएगा तो आगे 2+V1 रहेगा, और सो लिखिएगा तब आगे दैट का प्रयोग होता है। दोनों का मीनिंग सेम है। तो ही इज टू वीक टू वॉक, यानी ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ऐसा प्रयोग करेंगे। तो TWO2 और वेरी के बीच का अंतर आप समझ गए होंगे। अब हम आपको एक नया एडजेक्टिव देखिए। एक आपका है एडवर्ब, आपका है टू मच, और एक शब्द है आपका मच टू। इन दोनों के बीच का अंतर समझिए। टू मच और मच टू देखने में एक ही जैसा लगता है, लेकिन दोनों के प्रयोग में आसमान जमीन का फर्क है। टू मच, मच टू। अगर आप कहीं किसी सेंटेंस में टू मच का प्रयोग करें, तो इसके बाद आपको नाउन का प्रयोग करना होगा। और अगर किसी में आप मच टू का प्रयोग करें, मच टू का प्रयोग करें, तो आगे आपको एडजेक्टिव का प्रयोग करना पड़ेगा। ये दोनों में अंतर समझिएगा। टू मच रहेगा तो आगे नाउन यूज कीजिएगा, और मच टू रहेगा तो आगे एडजेक्टिव यूज कीजिएगा। अब जैसे देखो, टू मच पेन, पेन मतलब दर्द, पेन का मतलब दर्द, तो टू मच पेन यानी टू मच पेन यानी अत्यधिक दर्द। पेन क्या है, नाउन है कि एडजेक्टिव है? नाउन है, तो टू मच सही है ना, क्योंकि टू मच के बाद नाउन ही आएगा। और अगर मच टू का प्रयोग करें तो, हम मच टू का प्रयोग करें तो मच टू का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देखो एडजेक्टिव लगा रहे हैं, यहां पर कहेंगे पेनफुल, एडजेक्टिव हो गया। तो मच टू पेनफुल, ये एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव के साथ आपको मच टू प्रयोग करना है, और नाउन के साथ टू मच प्रयोग करना है। तो टू मच होगा तो नाउन प्रयोग करेंगे, और मच टू होगा तो एडजेक्टिव प्रयोग करेंगे। टू मच होगा तो नाउन प्रयोग करेंगे, मच टू होगा तो एडजेक्टिव प्रयोग करेंगे। ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं। टू मच, केयरफुल, देखो तो ये सही है कि गलत है?
टू मच केयरफुल, सही कि गलत? गलत है, क्योंकि आगे एडजेक्टिव आ गया। गलत है जी, एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए? आप मच टू कहिए, मच टू केयरफुल बोलिएगा, तब आपका ये सही होगा। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव के साथ हम मच टू का प्रयोग करेंगे। मच टू केयरफुल, तो आप एडजेक्टिव का प्रयोग कीजिए। क्लियर है एकदम? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो मच टू और टू मच के बीच का ये अंतर है। कहा दे ऊपर निकलिए। अब देखिए, एक है आपका वेरी और दूसरा है आपका मच। इन दोनों के बीच का अंतर देखिए। जब आप वेरी का प्रयोग देखेंगे, पहला प्रयोग में यह है कि वेरी के बाद आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना है, मतलब ही प्लस आई एन जी लगाइएगा। लेकिन अगर मान लो मच है, तो आप पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का तीसरा रूप लगाइएगा। मच के बाद क्या लगाइएगा? पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब का तीसरा रूप यूज कीजिएगा। और वेरी के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब का चौथा रूप यूज कीजिएगा। बी प्लस आई एन जी यूज कीजिएगा। एग्जाम्पल के रूप में आपको देखते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसा प्रयोग होगा। वेरी इंटरेस्टिंग, आई एन जी लग गया। देखो, वेरी के साथ आई एन जी वाला। लेकिन अगर मच कहना है, इसी को चेंज करना पड़ेगा। मच आगे कहिएगा इंटरेस्टेड कहिएगा। मच इंटरेस्टेड वर्ब का तीसरा रूप होगा। तो मच लगेगा तो भी थ्री प्रयोग कीजिएगा, और वेरी लगेगा तो भी फोर प्रयोग कीजिएगा, आई एन जी। तो वेरी के साथ आई एन जी वाला वर्ब रहेगा, और मच के बाद वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, अगर आपको प्रयोग करना है ऐसा तो। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। देखिए, अपवाद है। देखिए, वेरी टायर्ड अपवाद है। टायर्ड भी थ्री है, जबकि कहता है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का तीसरा रूप के साथ वेरी मच लगना चाहिए। लेकिन यहां क्या लग गया? वेरी के साथ तो आई एन जी लगना चाहिए था। वेरी के साथ क्या लगना चाहिए था? आई एन जी। लेकिन वेरी के साथ आई एन जी नहीं लगा, तो यह अपवाद है। इसको याद रखना, यह अपवाद है। वेरी टायर्ड, वेरी प्लीज्ड, वेरी सेटिस्फाइड, वेरी कंटेंटेड, वेरी कंटेंटेड। तो इस तरीके से हम इसका प्रयोग करेंगे। ये वेरी का प्रयोग है इस तरीके से। वेरी टायर्ड, वेरी प्लीज्ड, वेरी सेटिस्फाइड, वेरी कंटेंटेड।
ये आपके कुछ अपवाद हैं जो भेरी के साथ प्रयोग होता है, वर्ब का तीसरा रूप। लेकिन सामान्यतः भेरी के साथ आईएनजी लगेगा और मच के साथ वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। ठीक है, चलिए अब रूल नंबर सेकंड देखते हैं। दूसरा नंबर रूल में देखिए, अगर आप भेरी का प्रयोग करेंगे तो भेरी के बाद आपको एडजेक्टिव में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है, लेकिन मच के साथ आपको कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना होगा। वेरी के साथ अगर आप एडजेक्टिव लगाते हैं तो वेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा और मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा। वेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री, मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री। अगर आपको कहना है तो आप कहिएगा वेरी गुड, कैसा एडजेक्टिव हो गया? पॉजिटिव डिग्री। और मच के बाद ले लीजिए मच और उसके बाद हो जाएगा बेटर। देखिए कंपैरेटिव डिग्री, तो वेरी के बाद गुड पॉजिटिव डिग्री, मच के बाद बेटर कंपैरेटिव डिग्री। कोई दिक्कत? वेरी के बाद गुड पॉजिटिव डिग्री, मच के बाद बेटर कंपैरेटिव डिग्री। तो यहां पर देखिए यह है पॉजिटिव डिग्री, इसे आप वेरी का प्रयोग करेंगे। अब मच का प्रयोग करेंगे, आप हमेशा याद रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच होता है, पॉजिटिव डिग्री के साथ मच का प्रयोग नहीं कर सकते हैं आप मच गुड नहीं कह सकते हैं और वेरी बेटर नहीं कह सकते हैं। आपको वेरी गुड कहना पड़ेगा, मच बेटर कहना पड़ेगा। कंपैरेटिवली के साथ आपको मच यूज करना है और वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के साथ। ये हो गया वेरी और मच के बीच का डिफरेंस। अब हम आपको डिफरेंस बता रहे हैं। हार्ड और हार्डली, इन दोनों का अंतर देखिए। हार्ड और हार्डली, हार्ड का मतलब समझते हैं? कोई बताओ अगर कोई समझता है तो। हार्ड का मतलब कठिन है ना, हार्ड का मतलब कठिन। हार्ड का मतलब होता है कठिन और हार्डली का मतलब बताओ। हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर। हार्डली का मतलब ना के बराबर, यानी देखो ये निगेटिव सेंस है जी, निगेटिव सेंस होगा ये, निगेटिव सेंस। हार्डली निगेटिव सेंस है। हार्ड मतलब होता है कठिन या कड़ा, लेकिन हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर। अब जैसे अगर मान लो आपको कहना है मेरे के पास ना के बराबर रुपए हैं, आप कहिएगा आई हैव हार्डली रुपीज। हार्डली कहिएगा वहां, ना के बराबर। लेकिन अगर आपको हार्ड कहना है तो कहते हैं उसने कठिन परिश्रम की, तो हार्ड बोलिएगा। और उसने मुश्किल से परिश्रम किया तो हार्डली बोलिएगा। दोनों फर्क है। अगर आप कहते हैं उसने कठिन मेहनत किया तो कहिएगा ही लेबर्ड हार्ड, और उसने ना के बराबर मेहनत किया, उसने मेहनत नहीं किया तो कहिएगा हार्डली। दोनों फर्क देखिए कितना हो गया। हार्डली निगेटिव हो जाएगा, हार्ड पॉजिटिव हो जाएगा। अब जैसे मान लो he passed the examination because
ही लेबर्ड हार्ड या हार्डली। आपके पास ये दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है हार्ड का, दूसरा ऑप्शन है हार्डली का। बताइए दोनों में से कौन होगा? हार्ड होगा कि हार्डली होगा? हार्ड होगा। क्यों? क्योंकि पास कर गया ना, तो पास किया है तो मेहनत किया होगा, इसलिए आपका गलत हो गया ये वाला। ये आपका गलत हो गया। ही पास द एग्जामिनेशन बिकॉज ही लेबर्ड हार्ड। और दूसरा देखिए, he failed in the examination, he failed in the examination because he hardly labored। सही है कि गलत है? वह परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि उसने मुश्किल से ही मेहनत किया था। इसे हार्डली हमारा करेक्ट है, सेंटेंस करेक्ट है जी। क्योंकि शायद ही ना के बराबर निगेटिव सेंस कर रहा है, इससे तो फेल हो गया। तो यहां पर निगेटिव सेंस में इनका प्रयोग आप करेंगे। He failed in the examination because he hardly labored। कोई दिक्कत नहीं ना? ये और हार्डली के बीच का। अब एक तो और देखिए, अगर कहीं पर ऐसा लिखा रहे हार्डली के बाद नो और प्लस कोई नाउन है, तो ये गलत होगा, क्योंकि हार्डली भी निगेटिव और नो भी साथ में आ गया, तो दोनों निगेटिव हो गया ना, इसलिए प्रयोग गलत है। हार्डली के साथ नो का प्रयोग नहीं करेंगे आप, क्योंकि हार्डली स्वयं निगेटिव है। तो आप कैसे करेंगे? हार्डली के साथ आप एनी का प्रयोग कर सकते हैं और इसके बाद नाउन लिख दीजिए। अब ये करेक्ट है, क्योंकि हार्डली के बाद एनी का प्रयोग कर सकते हैं, हार्डली के बाद नो का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हार्डली नो गलत है, हार्डली एनी सही है। तो हार्डली के साथ नो का प्रयोग आप कभी नहीं करेंगे, हार्डली के साथ एनी का प्रयोग करेक्ट है, करेक्ट है। नो स्वयं निगेटिव है, अब दोबारा इसे निगेटिव बनाने के लिए प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। हो गया? अब हम बात करते हैं, अगला एक आपका एडवर्ब है, क्या नाम है? सेल्डम। सेल्डम मतलब, सेल्डम मतलब इसका भी अर्थ होता है ना के बराबर। सेल्डम का मतलब है ना के बराबर। इसका प्रयोग निगेटिव सेंस में करते हैं। इसका प्रयोग निगेटिव सेंस में करते हैं, हार्डली सेल्डम का प्रयोग निगेटिव सेंस में। कैसे? देखिएगा, आपने कहावत सुना होगा, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। भौंकने वाले कुत्ते नहीं काटते हैं। क्या हो गया? बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट।
भौंकने वाले कुत्ते नहीं काटते हैं, या आप कह सकते हैं भौंकने वाले कुत्ते शायद ही काटते हैं। भौंकने वाले कुत्ते शायद ही काटते हैं, या कह सकते हैं नहीं काटते हैं। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, यहां पर सेल्डम का प्रयोग किया गया। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, यहां पर सेल्डम मतलब ना के बराबर। क्या हो गया? सेल्डम मतलब ना के बराबर। तो देखो यहां सेल्डम ना के बराबर। कैसा सेंस आया? पॉजिटिव की निगेटिव? निगेटिव सेंस है। भौंकने वाले जो गरजता है वो बरसता नहीं, यही अर्थ है उसका। अब इसमें एक स्ट्रक्चर देखिए, अगर आपको सेल्डम के बाद इफ का प्रयोग करेंगे और उसके बाद एवर लगेगा, ये स्पेशल प्रयोग देखिए सेल्डम का, और सेल्डम के साथ यदि और आ जाए तो नेवर लगेगा। अकेला सेल्डम आ जाए तो कोई बात ही नहीं है। सेल्डम के साथ इफ लगाइएगा तो आगे लगाइएगा एवर, और सेल्डम के साथ यदि और लगाइएगा तो लगाइएगा नेवर। और अभी जो आप एग्जाम्पल लिखे थे इसी में थोड़ा हम और अधिक देखते हैं। अब आप देखोगे बार्किंग डॉग्स, बार्किंग डॉग्स, और आगे क्या लिखा हुआ है? सेल्डम। तो बार्किंग डॉग सेल्डम, और लगा दीजिए ईव, और आगे लिख दीजिए एवर, और लिख दीजिए बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम, इफ लगा दिए तो आगे क्या लगेगा? एवर। तो देखो बार्किंग डॉग सेल्डम इफ एवर बाइट, सेंटेंस सही है ये भी। और अगर हम और लगाते हैं तो देखना, बार्किंग डॉग्स सेल्डम और नेवर बाइट, ये भी सही है। यहां और लगा तो नेवर आ गया, और इफ लगेगा तो क्या कहेंगे आप? उसमें एवर प्रयोग करेंगे। तो इफ के साथ एवर और के साथ नेवर शब्द का प्रयोग करेंगे। बार्किंग के साथ मतलब सेल्डम के साथ, तो या तो सेल्डम अकेले प्रयोग कीजिए, तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट अर्थ होगा भौंकने वाले कुत्ते नहीं काटते या ना के बराबर काटते हैं। और इसका अर्थ है बार्किंग डॉग सेल्डम ई पेवर बाइट, भौंकने वाले कुत्ते शायद ही काटते हैं, यदि लगा दिया तो यदि कभी काटते हैं। भौंकने वाले कुत्ते शायद ही काटते हैं या कभी नहीं काटते। अब हिंदी में बोल के देखिए यदि होगा, या कभी नहीं, और ईप रहेगा तो शायद कभी, तो इसे ईप रहेगा तो एवर लगाइएगा, और रहेगा तो नेवर लगाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आज हमने आपको बताया, बाकी अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।